हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रिया अफसाना मोरालिटी चैनल पर। आज हम समझने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 8th क्लास के और 9th के 10th से यानी कि बायोलॉजी के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, एच टेट, रीट और एनी ऑफ द टैट, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है, जिससे कि दोनों ही मीडियम के बच्चे अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो बिफोर स्टार्टिंग कुछ एक टर्म्स हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं। इस चैप्टर में जो टर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी तरीके से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अगर आपको टर्म्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन के आंसर आप इजीली अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आंसर लर्न करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद में पीछे दिए भी होते हैं। तो मेरा पहला टर्म है या टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? वैसे तो हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी या हम एनिमल्स को रखते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है? तो देखिए, साइंस की अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। तो ये एग्रीकल्चर जो है बायोलॉजी फील्ड का, यानी कि जिसमें लाइफ होता है उनकी बात करता है। प्लांट्स में भी लाइफ होती है और एनिमल्स में भी लाइफ होती है। तो देखिए, एग्रीकल्चर द अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस, यानी कि इट्स सेल्फ बायोलॉजी एक साइंस है विच डील्स विद कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर में जब आप प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं और एनिमल्स को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, जनरली इसमें प्लांट्स की बातें ज़्यादा होती हैं। एनिमल्स को जब हम रेयर करते हैं तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? तो देखिए, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ब्रांच थी बायोलॉजी की, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री पर्टिकुलरली ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद फूड, हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे हम एनिमल्स के रख रखाव का पूरा ध्यान रखते हैं, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और ये कौन करता है? एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादातर फार्मर्स ही करते हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपको काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए और उसके जो भी वेस्ट होते हैं वो आपको अच्छे से डिस्कार्ड करना है, फेंकना है। तो सिटीज़ में पॉसिबल नहीं होता है, तो जो लोग विलेज में रहते हैं वो एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, जिससे उनको डुअल बेनिफिट होता है, डबल फ़ायदा होता है। अब देखिए, व्हाट इज़ क्रॉप। वैसे तो आपने सुना होगा फसल या फसलें क्या होती हैं। जब हम एक ही टाइप के प्लांट्स बड़ी सी फील्ड में ग्रो करते हैं, सेम टाइप के प्लांट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड, ग्रो का मतलब ही कल्टीवेटेड होता है, वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, ऐसा नहीं आपने कोई 2 प्लांट्स लगा लिए कि अपने घर में आपने गमले में लगा लिए तो आप कह दो मैंने क्रॉप को ग्रो किया। नहीं, जब एक बड़ी सी फील्ड में आप सेम टाइप के क्रॉप ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। इट इज़ ऑफ 2 टाइप। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को हमने मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वैसे थर्ड जायद भी होती है, लेकिन वो ज़्यादातर हम एग्रीकल्चर में काउंट करते हैं। अभी हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ध्यान रखिएगा, क्रॉप्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अगर कभी पूछा जाता है किस बिहाफ पे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्लासीफाइड की गई हैं, तो इट इज़ बिहाफ ऑफ सीजन, कि कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप मेनली ग्रो होती है। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, ये 2 मेन क्रॉप होती हैं जो कि हम स्पेशली ग्रो करते हैं। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी कि बरसात में। मॉनसून को हम रेनी सीजन बोलते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसको समर सीजन मान लेते हैं, जबकि खरीफ क्रॉप कब ग्रो होती है? जब आपकी रेनी सीजन स्टार्ट होता है। देखिए, रेनी सीजन स्टार्ट होता है जून जुलाई में, है ना? तो ये जून से सितंबर तक हार्वेस्ट की जाती है, कल्टीवेट की जाती है। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल मेज़, मिलेट, बाजरा, कॉटन और आपकी राइस के लिए, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेज़, मक्का, ये तो मेन चीज़ें होगी। और ये क्यों ग्रो होती है? बिकॉज इन क्रॉप को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायर्ड होती है, जो कि इनको रेन अवेलेबल करा देता है। सीड्स ऑफ दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द बिगनिंग ऑफ मानसून। जैसे मानसून आने वाला होता है
तब ये ग्रो होती हैं, और जैसे ही मानसून ओवर होता है जो कि अक्टूबर नवंबर में, तब इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन का मतलब ग्रो इन रेनी सीजन, स्टार्टिंग में हम इनको हार्वेस्ट कर देते हैं और इसको कट कब करते हैं, जब ये ओवर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप, रबी क्रॉप ग्रो होती है विंटर के स्टार्टिंग में, यानी कि व्हेन विंटर स्टार्टेड तब इसको हम ग्रो करते हैं, और उसके बाद में जब विंटर ओवर हो जाती है तब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि कट कर लेते हैं। और इसमें मेनली कौन सी आपकी आती हैं, आपने देखा होगा मस्टर्ड हो गया, वीट हो गया, ग्राम हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं, रबी क्रॉप्स कहलाती हैं। और ये कब ग्रो होती हैं, जैसे ही देखिए ये ओवर हुआ था अक्टूबर नवंबर में, तो ये अक्टूबर में ग्रो होती हैं और मेनली अक्टूबर टू मार्च तक ये रहती हैं फील्ड में, और कभी कभी अप्रैल में भी इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो मेनली इंडिया में ज़्यादातर नॉर्थ एरिया में 2 टाइप्स की क्रॉप ग्रो होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? देखिए, अगर आपको क्रॉप ग्रो करना है तो उसके लिए कुछ एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, आपको सॉइल प्रिपेयर करनी है, फिर आपको सीड्स प्रिपेयर करनी है, उसके बाद में आपको इरिगेशन करना है, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, ऑल एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि फार्मर्स वो सारे प्रोसेसेस प्रॉपर मेथड स्टेप बाय स्टेप करते हैं या सीक्वेंस में करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, अगर बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं तो उनको ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद टिलिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, यानी कि सॉइल को बिल्कुल आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में सोइंग का मतलब होता है सीड लेके आएंगे आप मार्केट से, उसको अच्छे से क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे अलग अलग मेथड से, मैनुअल यानी कि हाथों से, मशीन से। फिर एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, आप उस पर मैन्यूर फर्टिलाइजर्स डालेंगे जिससे न्यूट्रिशन पौधों को मिल जाए। फिर आपको इरिगेशन, पानी भी देना है जिससे वो प्रॉपर ग्रो हों। अगर आप उनको पानी मिल गया, मैन्यूर मिल गया, सब चीज़ अच्छे से हो गई, तो कुछ अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड नहीं है या जो मेन क्रॉप को ख़राब करेंगे या उनका न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो ऐसे कुछ अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे जिनको हम वीड्स कहते हैं, उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपकी क्रॉप जब मैच्योर हो जाती है, देन यू विल कट इट, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद में स्टोरेज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में फॉलो होती है। तो ये आपकी 7 मेन स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में 7 स्टेप हैं और ये सीक्वेंस वाइज ही होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या आते हैं, वो सारे टूल्स जो कि एग्रीकल्चरल करते टाइम आपके काम आते हैं, वो कहलाते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट या एग्रीकल्चरल टूल्स। देखिए, प्लग, हल जो आपने बचपन में देखा होगा, तो ये अभी भी वुडन टाइप का भी होता है और अभी आयरन में भी, मेटल्स में भी आ गए हैं। प्लग, कल्टीवेटर, हो, सीड ड्रिल, ये कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट हैं या टूल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को, प्रॉपर क्रॉप को ग्रो करने में, प्रैक्टिसेस में हेल्प करते हैं। इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर ट्रेडिशनल वेज ऑफ इरीगेशन। पहले ज़माने में, ट्रेडिशनल का मतलब है पहले ज़माने में, अभी तो मॉडर्न एरिया में अलग अलग मेथड यूज़ हो रहे हैं इरीगेशन का, लेकिन ट्रेडिशनली पहले ज़माने में पीपल कौन से मेथड यूज़ करते थे, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल आपको नेम पता होना चाहिए। तो मोट, राहत, धेकली, चेन पम्प्स और मोटर पम्प्स, ये कुछ एक ऐसे ट्रेडिशनल मेथड थे जो कि ट्रेडिशनली पूरे पहले से चले आ रहे हैं और अभी भी विलेज वगैरह में, कई विलेज एरियाज़ में ये यूज़ होते हैं। कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन कौन सी होती हैं, सभी को पता है। सबसे बेसिक होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि देखिए, अगर आपको कोई भी फील्ड दे दी जाए जो बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसमें बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं, मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स हैं, तो आप सीड डालोगे, नहीं डाल सकते, दे विल नॉट ग्रो। तो आपको क्या होगा, बड़े बड़े मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करना होगा, नीचे की मिट्टी ऊपर से नीचे, यानी कि टिलिंग करना होगा जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन नीचे तक जा पाए, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरीके से प्लगिंग, टिलिंग, ये सब करने के बाद में आप उसको लेवल भी करोगे जिससे कि वाटर अच्छे से प्रॉपरली फ्लो हो पाए।
तो कुछ एक यहाँ पिक्चर्स हैं, देखिए प्लग जो कि ये टिल करने में, ब्रेक करने में हेल्प करेगा। उसके बाद में हो क्या होता है, एक देखिए ये भी पूछा जाता है, हो क्या है, अ टूल विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स। तो हो जो होते हैं बड़े बड़े से, वो अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए काम आते हैं। कल्टीवेटर ये आपको दिख रहा होगा। नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन थ्रू द ट्रैक्टर। देखिए प्लगिंग पहले तो हल से होती थी, लेकिन अब ये बड़े बड़े से हुक जैसे होते हैं जो कि आयरन, बहुत शार्प ब्लेड होते हैं, और ये क्विकली टाइम भी बचाते हैं और बहुत अच्छे से फील्ड को क्विकली कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में पूछा जाता है सोइंग ऑफ सीड्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अभी भी ट्रेडिशनली वे पीपल यूज़ बिग बैग, एक थैला लेते हैं और उसमें ब्रॉडकास्ट यानी कि हाथों से सीड को स्प्रेड करते हुए चले जाते हैं। लेकिन कुछ एक इस तरीके से सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे एक फनल जैसे शेप होगा जिसमें सीड को डाल दिया जाएगा, और प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर या विद द हेल्प ऑफ ऑक्स, उनकी हेल्प से ये आगे बढ़ते जाएंगे और प्रॉपर डिस्टेंस में, प्रॉपर अंदर जितना चाहिए एक दूसरे से डीप गहराई में ये सीड से अंदर एंटर करते चले जाएंगे। तो सीड ड्रिल ये होता है, और इससे क्या होगा, बर्ड्स को, जर्म्स वगैरह ये सब जो होते हैं ये थोड़ा मिट्टी के अंदर दब जाएंगे और प्रॉपर से सीड ग्रो होंगे। तो सोइंग ऑफ सीड के कुछ ये मेथड हैं। उसके बाद में देखिए आपने देखा होगा पहले ज़माने में एक टाइप का ही ये सीड ड्रिल होता था, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे सीड ड्रिल को एक साथ लगा के भी ग्रो किया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। देखिए मैन्योर यानी कि जितनी लिविंग चीज़ें हैं जब वो डेड हो जाती है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल के लिए बेनिफिशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैन्योर। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्योर बहुत ज़्यादा भी यूज़ कर लो कि तभी भी सॉइल को कभी डैमेज नहीं करते हैं, और ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमस इज़ गुड फॉर सॉइल। जबकि फर्टिलाइजर्स की थोड़ी सी क्वांटिटी भी यूज़फुल होती है, लेकिन अगर आप एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। याद रखिएगा, एक्सेस फर्टिलाइजर्स हार्म्स द सॉइल, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। मैन्योर को ईजिली आप कैरी नहीं कर सकते हो, जबकि फर्टिलाइजर्स को ईजिली कैरी कर सकते हो। तो यही इनके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ यही डिसएडवांटेजेस हैं। मैन्योर के डिसएडवांटेजेस यही हैं कि इसको लंबा टाइम लगता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, जबकि फर्टिलाइजर्स क्विकली रिजल्ट देते हैं। मैन्योर आप इजीली हर जगह स्टोर नहीं कर सकते हो, ये बहुत बिग एरिया में प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशली जो भी काउ डंग्स वगैरह का ये जो वेस्ट होता है एनिमल्स का, एक्सक्रेटा, हाउस होल्ड थिंग, जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं जब वो अच्छे से डेड डिके हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब ये प्रिपेयर होता है। जबकि फर्टिलाइजर्स क्विकली फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर हो जाता है। ये किसी स्पेशल पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड नहीं करता, जबकि फर्टिलाइजर्स मार्केट में स्पेशली पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे जो भी सॉइल को डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसमें से NPK मेन है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एक फर्टिलाइजर्स हैं यूरिया, सुपर फॉस्फेट, NP का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये फर्टिलाइजर्स के यूजेस आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैन्योर ऑर्गेनिक जिंदा चीज़ों से बने होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक जो कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन अभी हमने बात कर ली थी। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत पूछा जाता है कि आजकल जो हम इरिगेशन के लिए मेथड यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक नोज़ल होता है, पाइप जैसा होता है, आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में, जो कि रोटेट होती रहती है, उसमें एक रोटेटरी नोज़ल लगी होती है और परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पानी ऊपर चढ़ता रहता है प्रेशर में, और वो रोटेट ऐसे फाउंटेन की तरह घूमता रहता है। कभी भी आप देखिएगा, अभी भी गार्डन्स वगैरह में, पार्क वगैरह में होता है अनइवन लैंड, यानी कि जहाँ ऊंची नीची ज़मीन होती है वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है और ये वाटर भी सेव करता है। लेकिन ड्रिप सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे पाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसमें
पर्टिकुलर डिस्टेंस पे छोटे छोटे से होल होते हैं। इन पाइप्स को प्लांट्स की रूट के पास में रख दिया जाता है और यहाँ पे पानी ऑन कर दिया जाता है। इन्हीं होल से वाटर निकलेगा और रूट्स में ही जाएगा, यानी कि प्लांट की रूट में जाएगा। इससे क्या होता है, वाटर बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट्स के रूट को होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। और ये नॉर्मली उन एरियाज़ में यूज़ होता है जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर की कमी होती है, जैसे राजस्थान हो गया, जिससे वाटर रूट्स को मिल जाए, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमें देना पड़ता है। तो अनइवन लैंड यानी कि जहाँ पे ऊंची नीची ज़मीन हो, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर पाइप रखेंगे ग्रेविटी के अपोजिट, अगर कहीं ढलान है कहीं ऊंचा है तो वाटर ऊपर नहीं जाएगा, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में ड्यू टू रोटेटरी नोज़ल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेशर होता है, तो वाटर अच्छे से वहाँ पे पहुँच जाता है। तो अनइवन लैंड के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम, और जबकि आपको रूट्स में जहाँ पे ड्राई हॉट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ड्रिप सिस्टम यूज़ होती है। अगर इन दोनों में पूछा जाए कौन सा वाटर को सेव कर रहा है, तो ड्रिप सिस्टम इज़ मोर बेटर देन स्प्रिंकलर सिस्टम। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होता है, देखिए अनवांटेड प्लांट जो कि क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं, और इन वीड्स को रिमूव करना मेन क्रॉप से क्या कहलाता है, वीडिंग। ठीक है, वीडिंग याद रखिएगा, वीड्स को रिमूव करना वीडिंग। और मार्केट में इनको हटाने के लिए मेडिसिन भी मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। वीड को हटाने वाली मेडिसिन को वीडीसाइड्स, इंसेक्ट्स को हटाने वाली मेडिसिन को इंसेक्टिसाइड्स, और इसी तरीके से फंगी को हटाने वाली फंगीसाइड्स। इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन जो आती हैं उनको फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड वगैरह हम बोलते हैं। अब देखिए सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर हो गई हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, आपकी क्रॉप मेच्योर होने वाली, तो आप हार्वेस्टिंग करोगे। व्हेन क्रॉप गेट मेच्योर्ड दे यूजली टर्न येलो, क्योंकि येलो एक निशानी होती है कि सीड आपकी ग्रो हो गई है। गोल्डन ब्राउन, दिस इज द टाइम व्हेन क्रॉप शुड बी कट। कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन दे मेच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी क्रॉप जब वो मेच्योर हो जाती है उसको आप कट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इसके लिए अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं, आप देख सकते हैं सिक्कल है, बाय हैंड ऑल्सो, बाय मशीन ऑल्सो, डिफरेंट मेथड वी यूज़ टू कट द क्रॉप। उसके बाद में विनोइंग प्रोसेस आता है। विनोइंग में क्या होता है, बहुत लाइटर सब्सटेंसेस को हैवियर सब्सटेंसेस से अलग किया जाता है। जैसे आपको वीट है, वीट में कुछ अनवांटेड का चाफ आ गया, तो इनको विद द हेल्प ऑफ एयर से सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर से हम इसको गिराएंगे, या आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज़ नोन एज विनोइंग। कभी कभी डेफिनेशन में पूछ लेते हैं। और ये कब होता है, आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद में जब छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल गेहूँ या किसी भी क्रॉप में ऐड हो जाते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा फ़ैन लगा के भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली अभी भी विलेज वगैरह में आप देखिएगा लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी देखिए सम टाइम स्टोरेज में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आफ्टर थ्रेशिंग क्या होता है कि स्टोरेज में, अगर आपका स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और फंगीसाइड डेवलप हो जाते हैं जो कि सीड्स को डैमेज कर देते हैं। तो मार्केट में मेडिसिन्स भी अलग अलग मेडिसिन्स अवेलेबल है जो कि बड़े बड़े गोडाउंस वगैरह में रखी जाती हैं। ये बहुत पूछा जाता है वाटर साइलस। तो देखिए मेटेलिक बड़े बड़े बिन्स होते हैं जहाँ पे ग्रेन अनाज को स्टोर किया जाता है। ये पिक्चर में आपको छोटे दिख रहे होंगे, बट एक्चुअली दे आर वेरी बिग, और इनको हर वो कंडीशन प्रोवाइड होता है जिससे फंगी या कोई भी जर्म्स एंटर इनमें ना करें। तो दीज आर साइलस। ये क्या होती हैं, ग्रेनरीज होती हैं, जहाँ पे साइलस के अदर देन साइलस में डायरेक्ट हम जहाँ पे सैक को यानी कि बोरियों को रखते हैं, और वहाँ पे ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं जल्दी से जर्म्स ना लगें, यानी कि अगर प्रॉपर जितना वेट मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, जितनी कूलिंग रिक्वायर्ड है, वो सब प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनरीज बोलते हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको थोड़े क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जहाँ पे हम एनिमल्स को रखते हैं, उनको प्रॉपर फीड यानी कि खाना खिलाते हैं, प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, सैनिटेशन उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, उनमें आगे क्रॉस ब्रीड भी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। क्लाइमेट, कुछ कंडीशंस भी होती हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर सूटेबल है तो प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं। ह्यूमिडिटी, बहुत से प्लांट्स ह्यूमिड में ग्रो होते हैं, बहुत से अच्छी रेनफॉल चाहिए होती है, तो दिस इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर।
क्रम्प्स क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था। अगर सॉइल में बहुत बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल्स हैं तो उनको हम तोड़ते हैं, प्लगिंग करते हैं, टिलिंग करते हैं, वो क्रम्प्स कहलाता है। प्लग शाफ्ट क्या होता है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। पहले क्या होता था, ट्रैक्टर वगैरह कम थे तो लकड़ी का बहुत बड़ा सा एक लॉग होता था जिस पे फार्मर खड़े होके उसको लेवल करते थे, दैट इज़ कॉल्ड प्लग शाफ्ट। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होती है। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं, वो फेस्टिवल जो कि जब आपकी क्रॉप रेडी हो जाती है, हार्वेस्ट होने वाली यानी कि मैच्योर होने वाली होती है, तब सेलिब्रेट करते हैं, उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। जैसे बैसाखी एक है, होली भी हार्वेस्ट फेस्टिवल में ही काउंट होती है। तो ये कुछ एक टर्म्स थे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स क्लियर करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आई विल ट्राई टू सॉल्व सिंपल लैंग्वेज में। आपको पॉइंट टू पॉइंट आई हैव ट्राई टू क्लियर होल कंप्लीट चैप्टर। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय पहले इसको 2-3 बार आप समझें और चैप्टर को रीड करें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।